नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 7 ट्राई करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ, सामने खड़ी हान्या को देखकर मुंह बहुत रह गया था। उसके लाए सिंधी ड्रेस में वो कोई और ही मेहलोक लग रही थी। हमेशा अब तो शाबेज को भी यकीन आ चुका था कि ये सबसे ज़्यादा हुसन मशरी के रूप में ही लगती है, मगर क्या कर सकता था। ये बात सामने वाली ने समझने को तैयार ही ना थी। हान्या ने भी बालू से उलझते हुए चूंकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ शावेज ने पुरुषों निगाहों से सरता पैर तक पिंक फ्रॉक में मोम की गुड़िया को देख रहा था। और वो तो अपने हुसन से बाहबर थी ही, तो फक्कर से उसकी गर्दन खुद बाहुद अकड़ गई थी। होश तो जब आया जब शावेज उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। बहुत प्यारी लग रही हो हनी, हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। शाम मेरे बाल उसके बालों के गिर्द इन 2 माह में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसके बालों की ग्रो इन 2 माह में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कटिंग करवाने की इजाजत शावेज दे नहीं रहा था। लाओ मैं ब्रश कर दूं। बड़े प्यार और नरमी से उस बालों को सजाने लगा था, जो उसी की फरमाइश पर कमर तक आ चुके थे। ब्रश करने के बाद उसका रुख अपनी तरफ करता हुआ फुर्सत से आने को देखने लगा। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, दिल करता है ऐसे ही उठाकर अपने रूम में ले जाऊं, रुखसती का भी वेट ना करो। शावेज तो दीवाना ही हो गया था उसे मशरकी रूप में देखकर। अब हानिया इस वक्त कोस रही थी जब शावेज की फरमाइश पर इस ड्रेस को पहनने के लिए राजी हुई थे। शाह क्या कर रहे हैं? शावेज की बढ़ती हुई जनून को देखकर उसे खुद को दूर करने की कोशिश की, मगर शावेज मजदोश था। उसकी मजामत करते हुए हाथों को जकड़ कमर के पीछे ला करता उसे बेबस कर गया। आया तो उसके कमर से ले जाने था, मगर इस वक्त सब भूल बैठा के बाहर सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। कितने माह बाद उसकी माँ वापस आने वाली थी, जिनके इस्तकबाल के लिए वो हानिया को लेने आया था। इसी वक्त कमरे का दरवाजा बजाया गया। साईं, माँ जी आ गई हैं। होश में आता हुआ उसे दूर हुआ। चलो। हानिया हाथ पकड़े बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम। दोनों एक साथ हाथों में हाथ लिए हुए अंदर दाखिल हुए। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। बेसादा बीजान के मुंह से निकला था। दोनों लग ही इतने अच्छे रहे थे, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी थी, कहीं उनकी नजर ही ना लग जाए। आओ आओ मेरे बच्चों, इधर मेरे पास आओ। बीजान का नरम और मोहब्बत से भरपूर लहजा उनकी झिझक मटा गया था। उनके बाएं जाना सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ शावेज बैठा था। कैसा है मेरा बेटा? बीजान, आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है? आप बिल्कुल भूल जाती हैं दारुल ईमान जाकर कि आपका तन्हा बेटा कितना उदास है। वो बीजा के कंधे पर सर रखे हुए लाड से कह रहा था, मान सदके मेरे बेटे, मैं तो बहुत दिन से आना चाहती थी, मगर वो बच्चियां आने ही नहीं देती। वो तो कहती है मैं यहीं रह जाऊं उनके पास, मगर यहाँ भी तो अपने लोग हैं ना, उनके भी तो दुख तकलीफ में साथ देना पड़ता है। हर रोज मुझसे गाँव की खवातीन पूछती थी, माँ जी कब आएंगी, बल्कि आप तो सब मिलकर आपको वापस लाने का प्रोग्राम बना रहे थे। शुक्र है खुदा का, इन लोगों की मोहब्बत और इज्जत तो है जो मैं यहाँ पर रहूंगी, इस जगह को नहीं बोलते। हानिया हैरत से शावेज को अपनी मां से लाड़ करते हुए देख रही थी। बिल्कुल कोई बच्चा लग रहा था इस वक्त। दोनों उसे तो जैसे भूल ही गए थे। देखे माँ जी, आपकी बहू कैसे हम दोनों को देखकर जेलस हो रही है। शावेज ने मुस्कुराकर खामोश सर झुकाए बैठी हुई हानिया को छेड़ा था। हट बदमाश, खुद में लगाकर तुमने मेरी बेटी को अकेला कर दिया। देखो कैसे उदास हो गई है, और हम दोनों अपनी बातों में लग गए। कैसी है मेरी सोनी दी? माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। एहसान तो बहुत ही खुश होगा, इतने सालों बाद अपनी औलाद पास आई है। वो हानिया से पूछ रही थी। चले फिर मैं जलता हूँ, आप अपनी बहू के लाड उठाएं, शाम तक वापसी होगी मेरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पुत्र। उनसे इजाजत लेकर हानिया की तरफ मुस्कुराहट उछालता हुआ वो शहर के लिए निकल गया था, जहाँ उसकी मीटिंग थी। तुम होश हो ना यहाँ पर मेरी बेटी? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बीजान के पूछने पर बेहतियात उसका दिल चाह कह दे, आपके बेटे के होते हुए कोई खुश नसीब हो सकती है? नहीं, कोई नहीं। उसका अंदाज कुछ लिया दिया और सर सा था। बीचा ने बागौर उसको देखा था। पिंक सूट में वो कम सुन नाजुक सी कली लग रहे थे। उसका चौदहवीं के चांद की तरह खूबसूरत हुसैन चेहरा, गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले हुए खुले बिखरे बालों के साथ वो काफी लापरवाह और अजनबी लगे। कुछ देर उनके पास बैठी रही, बेदिली से मारे बांधे हुए। हाँ, मगर उनकी बातों के जवाब देती रही थी। फिर इजाजत लेकर अपने कमरे में चली आए। ये परेशान और खोई खोई सी क्यों लगती है, उन्होंने सोचा और उलझन से महसूस की। शाहपुता तो कह रहा था कि अब बड़ी खुश है यहाँ और अपनी मर्जी से यही रहना चाहती है। चलो पूछूंगी। दूसरे दिन सुबह की आंख कुछ शोर से खुली थी। हवेली में एक हंगामा सा जाग हो रहा था। वो ऐसे ही खुले में बाहर आई। ब्लू नाइट ड्रेस में खुले बालों के साथ वो हैरान परेशान खड़ी देख रही थी। सारा गांव उमड़ाया था माँ जी से मिलने। इस वक्त औरतें एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी। सबको मिठाई तकसीम की जा रही थी। उसे इस हंगामे की वजह समझ न आई, शायद कोई दावत है। मगर इतनी सुबह सुबह जब उसने शावेज से पूछा, जो अभी भी जॉगिंग से वापस आया था, अब इतनी सुबह उसे उठा देख कर हैरत का बहस था। ये बाहर हंगामा क्यों है? इतना औरतें क्यों आई हैं? ये सब बीजान से मिलने आई है। माँ जी से? क्यों? वो कोई प्राइम मिनिस्टर है? दिल में सोचा। यहाँ गांव में सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोई उनके दरमियान जाए तो मिलने आती हैं, और जब वापस आए तो भी मिलने आती हैं। ये बताने को कि उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी कमी को महसूस किया।
اسے یاد کیا۔ تم پہلی بار آئی ہو نا، اس لیے پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت کو نہیں جانتی، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی۔ اس لیے میں باہر نہیں جانا، فریش ہو جاؤ پھر جانا، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپا کر نرمی سے اسے ایک ایک بار سمجھاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا کہ وہ آج ویسے بھی لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ باہر آئی تو بیچ جان کے ارد گرد میلہ لگا ہوا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے اس ویران سنسان حویلی میں وہ تنہا رہتے رہتے چکرا گئے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا یہ حویلی دنیا کے گمنام دور دراز گوشے میں موجود ہے، مگر آج تو رونق ہی اور تھی۔ آؤ بیٹا آؤ یہاں۔ انہوں نے اسے کھڑے دیکھا تو پاس بلایا جو عورتوں سے ان کے مسائل پوچھ رہی تھی۔ ساری عورتیں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں ایسی نظروں سے ہانیہ بے چین ہونے لگی، دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ گاؤں کے سادہ لوگوں کو تو پہلی بار اتنی خوبصورت انگریزوں جیسی اپنی مالکن ملی تھی، خوشی اشتیاق سے اسے گڑ گڑ کر دیکھنے میں مگن تھے۔ یہ احسان کی دی ہے۔ ہانیہ پچھلے 20 دھڑیاں کے بعد لے سے آئی ہے۔ آخر بات میں شاید اس کی حالت کی وضاحت کی تھی۔ سب کا اسے حیرت سے دیکھنا اور ہانیہ کا پریشان ہونا بھی وہ نوٹ کر چکے تھے۔ اچھا احسان نے دی ہے، بڑی ہی سونی ہے، بہت سی عورتیں ایک ساتھ بولی۔ اب اسے نہایت اشتیاق اور نمک سے نکالا جا رہا تھا۔ اسے ایک دم کوفت سی محسوس ہوئی۔ حد ہے، جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں، آپ باتیں کریں۔ اس نے کھڑے کھڑے اطلاع دی اور چل دی۔ شاہ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ماں مجھ سے ناراض ہے؟ اگر میں نے یہ شادی کر لی تو وہ زندگی میں کبھی مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ میں پہلے ہی انہیں منانا چاہتی ہوں۔ آج پھر شہباز کو شادی کا دورہ پڑا تھا اور اس کی ضد کے سامنے وہ جھنجھلائی تھی۔ اچھا تو تم اس بات سے خوفزدہ ہو؟ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں سب سنبھال لوں گا۔ تمہاری ماں، وہ ایک نہ ایک دن اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائیں گی۔ ہم دونوں جائیں گے نا انہیں منانے، اور مجھے یقین ہے تمہیں میرے ساتھ خوش دے کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی، کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی۔ مجھے دھوکے اور جھوٹ سے نفرت ہے، اور اب تک تمہاری محبت میں پور پور ڈوب چکا ہوں۔ اگر اب تم سے دور جانے کے بارے میں سوچوں بھی تو جسم سے جان نکلتی ہے۔ شہباز اسے دیکھتے ہوئے جذبات کی شدت سے بوجھل آواز میں کہا۔ ہانی نے کچھ دیر سوچا، پھر شرارت سے بولی، میں تو یہاں سے بھاگنے والی ہوں، وہ بھی تم سے چھپ کر۔ یہ بات ہانیہ نے مذاق میں کہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مذاق اسے کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، ہاں؟ شہباز خطرناک سنجیدہ لے کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی یا کوشش بھی کی تو میں تمہارا گلا دبا کر مار دوں گا، مگر تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ اس نے بے رحمی اور جنون سے اس کی کلائی مروڑ کر کمر سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ کر اس کے منہ پر دھارا تھا۔ ہانیہ کو اپنی کلائی کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور گلے کے دباؤ سے آنکھوں کے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب بھی شہباز کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، گہری گہری سانس لیتا ہوا خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں مذاق کر رہی تھی، کیا میں آپ سے مذاق کا حق بھی نہیں رکھتی؟ اس نے شکوہ کیا، مگر شہباز پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی انداز میں بولا، اگر آئندہ ایسی مذاق میں بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہباز کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ہانیہ اس کی آنکھوں میں ہلکوڑے لیتے ہوئے غصہ اور ماتھے پر پڑے ہوئے بے شمار بھلو اس کے غضبناک موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے خاموش رہی جب وہ دار سے دروازہ بند کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ سب ہانیہ کے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک آزاد بنچی تھی جو آہستہ آہستہ شہباز کے غصے اس کے ہر جنون میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو بتائے، بغیر یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلی جائے جہاں کوئی پابندی نہ ہو اور محبت اور رشتوں کے نام پر اسے استعمال نہ کیا جائے، رشتوں روایتوں میں جگہ کر اپنے دل کو مارنا پڑے۔ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی وہ، دن با دن وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ شہباز یار اب تم بھی شادی کاری لو، ہمیں کوئی فنکشن چاہیے، اس کے دوست دانیہ نے کہا۔ اس کے باپ پر شہباز کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہانیہ کا خوبصورت سراپا سما گیا، جس کو ایک ہفتے پہلے ناراض کر کے آیا تھا، مگر اس کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اب شادی کی ضرورت بن گئی تھی اور ہانیہ سے ایک پل کی بھی دوری اس کے لیے اب سہانی روح تھی، مگر اس کی یہ مجبوری ہانیہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ نہ جانے کیوں شہباز کو خوف لاحق ہونے لگا تھا، جیسے ہانیہ اسے دور جانے والی ہو یا اسے کوئی چھین لے گا۔ اسی وجہ سے اس دن ہانیہ کے مذاق میں بولی ہوئی بات بھی وہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ اس کا خوف جو سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب ایک ہفتے سے یہاں سکون تو اسے بھی نہیں تھا۔ شہر سے شہباز کے دوست آئے تھے جنہیں وہ فارم ہاؤس پر انجوائے کروانے لایا تھا، خود بھی یہیں ٹھہر گیا تھا۔ حویلی نہیں جا سکتا تھا، دل کو کب سے بہلا رہا تھا، مگر دل نادان ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس کی کوئی بات۔ اب اس پری چہرے کے ذکر سے ہی شہباز کے چہرے پر پھول کھلنے لگے تھے۔ بس کچھ ٹائم اور، پھر تمہاری بھابھی رخصتی کے لیے راضی ہو جائیں گی، اس کے بعد شادی کروں گا۔ بھابھی مل گئی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی، کہاں ہے اب؟ کیا وہ واپس آ گئی ہیں؟ وہ لوگ اس کے بچپن کے نکاح کے بارے میں جانتے تھے اور یہ بھی کہ ہانیہ پاکستان سے باہر رہتی ہے، واپس آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے دل میں اور ڈھونڈنا کیسا، وہ تو بچپن سے ہی میری تھی، بس تھوڑی دوری تھی۔ اسے ہانیہ کے بارے میں سوچ کر اس کے سرخ و سفید وجیح چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اس کی یاد آتے ہی شہباز کا دل بے قرار ہو اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا
कि इसी वक्त उड़कर हानिया के पास उसके कमरे में पहुंच जाए। 1 हफ्ता हो चुका था उस जालिम की शक्ल देखे हुए। वो यकदम बेचैन बेकरार हो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दाएं बाएं खड़े हुए अपने गार्ड्स को इशारा किया। वो फौरन उसके पीछे चल दिए। सारे दोस्त रोकते रह गए, लेकिन उसने किसी की बिना सुनी और निकल गया। गाँव के लिए तो अब तो उसका एक पल भी यहाँ रुकना अजाब था। दिल बेचैन बेकरार होता हुआ सीने की दीवार पर सर पटकने लगा था। कमरे में आया तो दिसंबर की ठठरा देने वाली सर्दी में टायर्स पर खड़ी कैमरे नुक्ते पर नजर जुमाए सोचों में गुम थी। इस सर्द मौसम में बिना कोई गर्म कपड़े के खुद से लापरवाह देखकर शावेज के माथे पर बल पड़े थे। आगे बढ़कर अपने गले में लिपटी हुई मर्दाना शाल उसके गिर्द लपेटते हुए उसने हल्की से बोला, हनी ये क्या हरकत है? क्यों यहाँ पर खड़ी हो, वो भी बिना किसी गर्म कपड़े के? अगर तबीयत खराब हो गई तो चलो अंदर। उसके गिर्द बाजू फैलाए हुए कमरे में लाया। हानिया खामोश थी। जब उसे बेड पर बिठाया, खुद उसके ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों में लेकर गरमाइश पहुंचाने लगा। वो उसको देखे गई थी कि इतना मगरूर खुदसर इंसान किसी के लिए इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। कुछ दिनों से हानिया की अजीब हालत थी जो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। शावेज के बारे में सोचना, उसके कमरे में लगी वॉल पर लगी हुई इनराज तस्वीर को बार बार जाकर देखना, शावेज के नाम पर उसका दिल अलग ही अंदाज से दरक उठता था। मगर ये सब उसके साथ लाइफ में पहली बार हो रहा था। उसे लेकर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अपनी कैफियत ये सोचकर झंझला रही थी कि ये जलाद उसे अच्छा कैसे लग सकता है। वो तो उसे नफरत करती है, बदला लेना चाहती है उसे। यही वजह थी उसके यहाँ रुकने की। अब तो मॉम से भी ठीक से बात नहीं करती थी। आदल भी कितने दिन हो गए थे ना कॉल रिसीव नहीं करती थी, ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई करती थी। क्या सोच रही हो? अपनी सोच में गुम उसे शावेज की आवाज आई तो होश में आती हुई उसकी तरफ मतवज्जो हुई। उसके करीब नीम दराज आधी खुली आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। अजीब दीवानगी थी उसकी आंखों में। आप इतनी लेट घर क्यों आए हैं? उसका फिर से मूड खराब होने लगा था कि वो क्यों सामने आता है, उसका सुकून बर्बाद करता है। अब सोचों में भी दहल अंदाजी शुरू कर दी। अगर उसे अभी पता चल जाए क्या सोच रही हूँ तो मेरा गला घूंढकर मारकर यहीं पर दफना देगा और किसी को खबर भी नहीं होने देगा। अपने प्लान का सोच कर ही उसे जुड़जुड़ी आ गए थे। दोस्तों के साथ पार्टी थी, मगर तुम्हारी याद ने ऐसा बेचैन किया कि वहां एक पल भी गुजारना मुश्किल हो गया था उसके लिए। पर दिल और इसलिए दिल पर और ज्यादा जुल्म ना करते हुए फौरन आ गया हवेली। मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए उसके चेहरे के बिगड़े हुए जावे नोट करने लगा था, जैसे ही मैडम के कौन से अहम और जरूरी काम में दखल अंदाजी हो गई हो। आने का हाथ अभी भी उसके एक हाथ में था। अब उसके चेहरे पर आई बालों की लुट्टू को हाथ से पीछे करते हुए फिर गाल पर हाथ फेर उठा था। आहिस्ता शावेज की मनमानियां बढ़ने लगी थी। क्या कर रही हैं आप? दूर है मुझसे और जाएं यहाँ से। जब भी हानिया ने उसका हाथ झटक कर दूर हुई थी, अब वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इतनी तेजी से शावेज ने उसका हाथ पकड़ कर खुद पर गिराया था। तुम उसे खुद से दूर कर रही हो हनी, क्यों? उसका अंदाज सर्द और साथी लिए हुआ था। उसकी आवाज में गुराहट थी। शावेज, मेरा वो मतलब नहीं था, मगर अभी रुखती नहीं हुई तो रोज रोज हमारा यूं अकेले कमरे में मिलना सही नहीं है। प्लीज आप समझे। उसने मेरी नागवाड़ी को छुपाते हुए चेहरे के तासर बदले और आपके बारे बड़ी नरमी से कहा। वो शाह को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि वो सब एक प्लान के मुताबिक कर रही है। अच्छा मेरी जान, फिर तुम बता दो कि कब कब और कहाँ मिलना चाहिए हमें? उसकी हालत देखते हुए मुस्कुराहट दबाता हुआ मासूम शक्ल बनाए पूछ रहा था। वो इस वक्त किसी भी बात को लेकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी किसी भी बात को सीरियस लिए बगैर बोला और दोबारा हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झुलती हुई लिट को उंगली पर लपेटने लगा। उसके इस तरह करने पर हाने के गालों पर सुर्खी बिखर गई। शाह ने बड़ी दिलचस्पी से उसका ये शर्मिला रूप देखा था। फिर उसके बालों पर हाथ फंसाकर उसका चेहरा खुद पर झुकाया। अभी वो कोई गुस्ताही करता जब वो बोल उठे। शाह, एक बात बोलूं, मानेंगे? बोले, मेरी शहजादी, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसने फिदा होने वाले अंदाज में कहा। मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ, मेरी वहां स्टडी। चुप, बिल्कुल चुप। दोबारा कभी मेरे सामने इस जगह का नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। शावेज ने उसकी गुद्दी से उसके बालों को साथी से जकड़ते हुए घुराया था। आनिया हैरत और होश उसकी तरफ देखने लगी। उसे अब तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि उसकी कौन सी बाबा शावेज जैसे सरपीटी को मुतशल कर देती थी और कब वो प्यार निछावर करने वाला बन जाया। उसे जब से शमाइला बेगम ने अपने इंग्लैंड वापस जाने का बताया था, वह बेचैन होने लगी थी कि उसे यहाँ अकेले छोड़कर वो कैसे जा सकती हैं। हानिया देखो, मैंने और बाबा ने बहुत सालों बाद तुम्हें पाया है और इसी मनहूस जगह ने तुम्हें हमसे दूर रखा। अब तुम्हारी जुबान पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर भी तुमने इंग्लैंड या कहीं भी जाने की बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन अब यहाँ से तुम कभी नहीं जा सकती। उसके बाद चाहे बाबा मुझे कोई भी सजा दे, मैं यही करूंगा, लेकिन तुम्हारे मामले में किसी किस्म की रायत नहीं होगी। उसका लहजा दर्दनाक था। 5 मिनट बाद अब वो उठकर बैठा, बालों में हाथ फेरता हुआ गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से चेहरा जब्त से सुर पड़ा था। दिमाग की रगें उभर आई थी। खुद को काबू करता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने एक नजर आने के मुंह बड़े बैठे नाराज चेहरे को देखा था।
भी उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे करीब तक कर गया था। अब सुकून तो हासिल करना था ना, और वो भी इस दुश्मन जान के कुर्बत से। हानिया जिसके इतने खतरनाक अंदाज को देखने के बाद उसे नाराज और खौफजदा हुई थी, हकीकत शावेज के सख्त लहजे ने उसे अंदर से बेचैन कर दिया था। जो जज्बा उसके दिल में पैदा हुआ था वो भी अपनी मौत आप मार गया। उसका जबरदस्ती वाला अंदाज, अपनी मनमानियां करना, यह सब हानिया को उसके खिलाफ कर रहा था। वो जो अपनी माँ को गलत समझकर जब भी इन लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगती थी, शावेज और एहसान शाह उसकी ये गलत फहमी एक झटके से दूर कर देते थे, और वो फिर वही हानिया बन जाती थी, जिद्दी, घमंडी, खुदसर। और शमैला बेगम की बात पर भी उसे यकीन आने लगा था। अभी उससे नाराज खामोश शावेज की बाहों में आंखें मूंद दे के यहाँ वो बेबस थी। वो शावेज उसके बालों की खुशबू से मदहोश होता हुआ बहकने लगा था। हानिया के कोमल जैसे लम्स और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपना गुस्सा भूलता जा रहा था और मदहोश हो रहा था। सारा दिन बेहद बोर गुजरा था। वो कसमंदी से लेटी रही थी, कमरे से बाहर भी नहीं निकले। नाश्ते और दोपहर को खाने पर बेरशीदा बुलाने आई तो इनकार कर दिया। रात से ठीक से नींद नहीं आई थी। एक तो माँ का दूर जाना, दूसरा शावेज की हर बात पर जबरदस्ती, बाप का लापरवाह हो जाना। शावेज के लिए अपने जज्बात, इन सब सोचों ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया था। कुछ दिनों से वो कल की पूरी रात उस बातों को और अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सोचने लगे थे। दूसरी माँ भी बहुत याद आ रही थी। कितने दिन से माम से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। अब कल से उनकी कोई इतला नहीं थी, ना उनकी कॉल रिसीव कर रही थी। हर बात जब हुई थी उसकी माँ ने, तो उन्होंने कहा था कि वो 1 महीने के लिए इंग्लैंड जाएंगे, लिहाजा उस 1 माह में पूरी कोशिश करेंगे कि एहसान शाह जायदाद उसके नाम कर दे। जो ही वो जायदाद उसके नाम हुई, वो आकर उसे खुद ले जाएंगी। और ये बात उसके दिल को तड़पा गई थी। माम अकेले ही उसे लिए बगैर वापस इंग्लैंड जा रहे थे। उसे मिलना भी गवारा नहीं किया था, यहाँ हवेली में आना नहीं चाहती थी। बाप से नाराजगी थी तो उसे कह देती, वो जैसे भी होता जरूर जाती। और अब तो एहसान शाह और शावेज की तरफ से भी इजाजत थी कि वो चाहे तो माँ से मिल सकती है, अगर जाना चाहे तो जा सकती है। मगर यहाँ आकर वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जहाँ 1 हफ्ते में शावेज ने उसे बेपना मोहब्बत प्यार दिया था, बरसों बाद बाप की गर्म आगोश मिली थी, वो लालची होने लगी थी। बचपन से वो मोहब्बत के लिए तरसती थी। अब भी रोज उम्मीद लगाती थी कि आज एहसान शाह आएंगे, लेकिन वो ना आए और माँ भी दूर चली गई। वो सोच सोच कर पागल होने लगी थी। क्यों उसकी नसीब में माँ बाप दोनों की मोहब्बत नहीं थी। माँ मिली, बाप दूर था। अब बाप मिला तो माँ दूर थी। उदासी और तन्हाई की शदीद लहर ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। सर बोझल हो रहा था, डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। शिद्दत से दिल चाह रहा था कि खूब रो रोए, खूब जोर जोर से रहे, चीख चीख कर दिल की भड़ास निकाले। बेचैनी सी बेचैनी थी। दी रानी उठ गई हो? बीजा ने अंदर झांक कर उसे बैठे हुए देखा तो मुस्कुराते हुए पूछने चली आई थी। उनको भी अब इसकी मन मोहनी सूरत देखे बगैर कहाँ से उनको मिलता था। उनके खानदान की बरसों बाद पैदा होने वाली पहली लड़की थी, जिसमें बचपन से ही सब उसकी जान थी। बीजान की बेटी की ख्वाहिश को हानिया ने आकर पूरा कर दिया था। उसके दूर जाने के बाद भी उसे याद करते थे। जी, वो जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी। खैर है, तबीयत तो ठीक है ना? बीजान बेहद नजर शनास थी। उनका उदास मुरझाया हुआ चेहरा सुरख आंखें देखकर फिक्रमंदी से पूछा। ठीक हूँ, उस पर जब्त करते हुए होंठ संजीदा जवाब दिया था। अच्छा चलो अब नाश्ता तो कर लो, रात को भी तुमने ठीक से नहीं खाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मामा के पास जाना चाहती हूँ। वो फट पड़ी थी, चीखकर आंसू के साथ बोले। अरे अरे, मेरी बेटी को किसने मना किया है? चली जाना, रोती क्यों हो? वो घबराकर चुप करवाने लगी। आपके बेटे ने, आपके जालिम और जंगली बेटे ने, उसने जबरदस्ती मुझे अगवा किया, यहाँ 2 महीने कैद किए रखा, मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया, माम से बात नहीं करने दी। वो तुम सब जालो और बेरहम हो, मुझे मामा के पास जाना है। वो बेकाबू हुई चीख चीख कर बोल रहे थे। बीजा ने हैरत से मुंह खोले उसकी चीखों पकार सुन रहे थे। शावेज ने अगवा किया? शावेज जालिम जंगली माँ से मिलने नहीं दिया। वो क्या कह रही थी? उन्हें तो बस यही बताया गया था वो बाप से मिलने आई है और अब अपनी खुशी से उनके साथ रहना चाहती है। तुम क्या बोल रही हो बेटी? किसने अगवा किया है? कौन जालिम? तुम तो, आपको जो भी बताया गया झूठ बताया गया। मुझे कैद करके रखा था आपके बेटे ने, धमकी दी आपको कुछ ना बताऊं। मैं तंग आ गई हूँ। जहाँ से मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे किसी से नहीं मिलना, माम से भी नहीं, डैड से भी नहीं। दोनों मुझे भूल गए हैं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मैंने जाना है, मैं जाऊंगी। वो यकदम ही जैसे पागल हो उठी थी, चीते पे बेड से उतरी और बाहर की तरफ भागने लगे थे। शावेज उसे रोको। शोर की आवाज पर कमरे से निकलते शावेज ने यह तमाशा देखा था। आगे आगे वो थी, बिफरी हुई हवास बाता, ना जाने क्या क्या बोल रही थी। और पीछे परेशान बीजान की पुकारे। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो तुम? उसे बाहर भागती हुई हानिया को 2 कदमों में जा लिया था। उसका बाजू थाम कर साथी से पूछा। छोड़ दो मुझे, जंगली वैश्य, जालिम इंसान, तुमने मुझे यहाँ पे कैद किया हुआ है। बीजान अलग ये सारा तमाशा देखते भी परेशान थे। होश करो, क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? चलो अंदर। बीजान के सामने ऐसी बातें सुनकर उसका दिमाग घूमने लगा था। गुस्से से दिमाग की रगें उभरने लगी थी कि वो ये सब अब क्यों कर रही थी जब सब कुछ ठीक होने लगा था। नहीं जाऊंगी,
मैं अपने घर जाऊंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शावेज का कॉलर उसके वहशी गिरफ्त में था। वो पागलों की तरह से झंझोड़ी थी। सामने सारे मुलाजिम भी ये सारा तमाशा देख रहे थे। चोटा इसी लम्हे शावेज की बर्दाश्त जवाब देगी थी। एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। जोश, चीहो पुकार खत्म हो गया और वहीं पर साथ हुई थी, जैसे कोई खिलौने वाली चाबी की चाबी खत्म हो गई हो। हैरत ज़दा सी वो लहराई उसके बाजू में दह गई थी। हाय हाय शावेज, ये क्या हो गया? ये बेहोश हो गई है। पुत्र, तूने उसे मारा था? शावेज, तूने उस पर हाथ उठाया? औरत साहबा, अपनी बीवी पर? बीजान हैरत ज़दा सी थी और बेहद गुस्से में भी। शावेज को तो दोहरी मुसीबत का सामना था, एक माँ के सामने अपना राज फाश होना और दूसरा हानिया का रवैया। उसने हानिया के फूल से वजूद को बाजू में उठाया और कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया। बीजान साथ साथ ही थी। उसका खुद का भी बीपी हाई होने लगा था हानिया की हालत देखकर। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उन्होंने उसके हाथ मसलते हुए ऑर्डर दिया। बशीरा, रजो, सकीना, सारी मुलाजमा 1 मिनट में उसके कमरे में थी। कोई जूस ला रही थी, किसी ने मुंह पर पानी के छींटे मारने के काम किया, कोई पौन रगड़ रहा था। बीजान का सर सिला रही थी। वो चारों तरफ से हजार में थे। डॉक्टर के आते ही शाबे ने सबको कमरे से निकाल दिया। खुद बेचैन था, इधर उधर चक्कर काटने लगा था। खुद कौन सा सुकून में था। वो पहले हाले का यूं नफरत का इजहार करना और अब उसका होश खोना। टेंशन ने उन्हें जहनी तौर पर कमजोर कर दिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हुई हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। मुकम्मल चेकअप के बाद उन्हें बीजान और शावेज को तसल्ली दी कि ये उनकी फैमिली डॉक्टर थी।